तो स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी का सीरीज का आज 11th क्लास का जो है एनसीईआरटी का लास्ट सीरीज है। चैप्टर 8 और चैप्टर जो है 9 10 ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपका 12th चलेगा, वो मात्र 2 दिन में हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक है, तो आपको जो है आज जो है चैप्टर 8 में जो है आधारभूत संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा एक चेंज करते हैं टर्न पढ़ने का तरीका। ठीक है, आज क्या चेंज करते हैं कि आज ऐसा करेंगे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ समझ में चीज़ें आ रही है। पहले हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर ऑप्शन पे आएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, इस जो हम विधि अभी इस्तेमाल करेंगे इसका आप लोग बताइएगा कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, कितना अच्छा रहा ये चीज़ें। ठीक है, तो चलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चैनल को अपने दोस्तों के बीच या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी आप है या स्टेटस में आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में किसको या किनको आधारिक संरचना, इसको आधारिक का कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आधारिक संरचना होता क्या है आपको यही नहीं पता है, तो हम यहाँ आंसर बताएंगे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो पहले आते हैं आधारिक संरचना क्या होता है ये देखिए। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आधारिक संरचना औद्योगिक और कृषि उत्पादन हेतु घरेलू और विदेशी व्यापार वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्र में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है। मतलब ये जो है औद्योगिक काम, कृषि कार्य या घरेलू और विदेशी व्यापार वाणिज्य, ये सब में सहायक क्रिया जो है ये सब उपलब्ध कराती है, वो होती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाएं। इसमें क्या क्या आएगा इस सेवा में? सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली घर, दूरसंचार सेवाएं, हवाई अड्डा, बांध, सफाई, पेयजल, ये सब को शामिल किया जाता है। ये सब यही नहीं करता है कि औद्योगिक कार्य, कृषि, घरेलू और विदेशी व्यापार, वाणिज्य, इस सब में सहायता करता है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझ में आ गया हो कि कौन कौन होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ऑप्शन आप देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, अब आप ऑटोमेटिक छांट देंगे। कह रहा है आधारभूत संरचना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो क्या सड़क होगा आधारभूत, बंदरगाह होगा, रेल होगा, दूरसंचार होगा, बिजली घर होगा, मतलब इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित युग्म को सुविचार कीजिए। कह रहा आर्थिक आधारभूत संरचना और सामाजिक आधारभूत संरचना, इसको सुमेलित करने का। अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़े अभी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, पढ़ लिए। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचना को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक को कहते हैं सामाजिक अर्थ और एक को कहते हैं आर्थिक। एक का क्या नाम है? अच्छा जूम करते हैं, रुकिए थोड़ा सा अच्छा आपको दिखे, लेकिन अच्छा देखने के चक्कर में जो है इधर हो जाता है ना, इसीलिए इसे करते हैं। देखिए मेन मकसद है आपको समझाना चीज़ को कि आधारिक संरचना जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके 2 भाग हैं, 2 श्रेणी है, एक है सामाजिक और एक है आर्थिक। हो गया। अब देखिए ऊर्जा है, परिवहन है और संचार है। याद रखिए 3 चीज़, ऊर्जा, परिवहन और संचार, इसको आर्थिक श्रेणी में रखते हैं। ऊर्जा, परिवहन और संचार को किस श्रेणी में? ऊर्जा, परिवहन और संचार को किस श्रेणी में? आर्थिक श्रेणी में। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को सामाजिक श्रेणी में रखते हैं। तो हम पूछेंगे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करेंगे कि आधारिक संरचना को 2 श्रेणी में बांटा गया, कौन कौन है? सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक कौन कौन है? तो ऊर्जा, मतलब सामाजिक में कहे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब सामाजिक होगा। आर्थिक कहे ऊर्जा, परिवहन, संचार। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित युग्म पे विचार कीजिए। आर्थिक जो है आधारित संरचना, आर्थिक बेसिक मतलब संरचना भी पढ़ के आए हैं, उसमें परिवहन और संचार इसके अंतर्गत आएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरा सामाजिक आधारित संरचना जो होगा उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आएगा। ये भी सही है, लेकिन देखा इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इसके अंतर्गत नहीं आएगा, लिखा नहीं। तो नहीं के चक्कर में क्या हो गया, एक गलती। यानी पहला वाला सही है, आर्थिक में आएगा परिवहन, संचार। ठीक है ये, लेकिन दूसरा का सामाजिक में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आएगा, लिखा है लेकिन नहीं आएगा। तो नहीं के चक्कर में ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका सही केवल होगा केवल एक। ठीक है, अगर यहाँ नहीं को हटा देते तो दोनों सही हो जाता है, ए और बी आंसर सी हो जाता है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कथन है कि आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिसे एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता निर्भर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इतना अच्छा है कि अभी जो चीज़ हम पढ़े हैं उसी से रिलेट करता है चीज़। ठीक है, अब इसका जो है पुराने मोड में आंसर करते हैं, पहले आंसर कर लेते हैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ठीक है, तो आधारिक संरचना जो है अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा लोगों को लाइव जोड़िए। ठीक है, तो इतना मेहनत हो रहा है तो आप भी थोड़ा सा कीजिए ना, तब मज़ा आता है। अब 1 दिन बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, 11th का, 12th 2 दिन में, उसके बाद आपका साइंस करा देंगे। जो मोस्ट जो है डिमांड है आप लोग का कि साइंस, VVI जो है साइंस, तो 6 to 12 जो है NCERT अब साइंस से चलने वाला है। तो सभी लोग जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, आधारिक संरचना ऐसी सहयोग प्रणाली है जिसे एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता निर्भर है।
ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक ऐसा सहयोगी प्रणाली है जिस पर जो हमारा मॉडर्न औद्योगिक अर्थव्यवस्था है इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। और इसको हटा दे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पूरा औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो ये हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। रीजन इसका दे रहा है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है इसकी कार्यकुशलता के लिए आधारिक संरचना का होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल है, ये पढ़ के ही लग रहा होगा कि अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश से, अपने शहर से मानिए, आपके गाँव से मानिए कि आपके गाँव से हम क्या क्या हटा दें, कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बताए, सड़क बताए, रेल, बंदरगाह, बिजली घर, दूरसंचार, हवाई अड्डा, बांध, ये सब हटा दे, सफाई, ये सब हटा दे, पेयजल, तो आपका क्या हो जाएगा स्थिति बताइए। तो गांव का पूरा गांव खत्म हो जाएगा तुरंत 2 मिनट में। तो यही कह रहा है कि पूरे अर्थव्यवस्था के लिए जो है, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी की कार्यकुशलता पे डिपेंड करता है और ये जरूरी है। यहाँ लिखा आवश्यक नहीं है, तो नहीं के कारण ये स्टेटमेंट रीजन गलत हो गया, स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब इसको देखिए, आइए इधर, वही चीज़ दिया था, इसका आंसर देखिए सी लिया है ना, ये सही है, ये सही है और आर गलत है, जो हम बता के आए हैं। वहाँ नहीं की जगह हाँ होता तो दोनों सही हो जाता। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, आधुनिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिससे एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता प्रणाली निर्भर करती है। मतलब जो है आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता जो है किस पे आधारित है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आधुनिक कृषि भी बीज, कीटनाशक दवाई, खाद के तीव्र और बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए जो है निर्भर है। अब मानिए कृषि के लिए आप कहेंगे कोई चीज़, कृषि में क्या लगता है आपको, बीज लगता है ना, कीटनाशक दवाई लगती है ना, खाद लगता है ना, तो ये सब चीज़ कहाँ से आएगा। तो आप आधुनिक कृषि कीजिएगा तो ये सब चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। नया नया बीज आएगा, हाई क्वालिटी का दवाई आएगी, तो ये सब परिवहन के माध्यम से तो आप तक पहुँचेगा। तो कृषि भी तो डिपेंड हो गया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हुआ कि नहीं हुआ। आप जो खेत में गेहूं, चावल, आलू उपजाइएगा तो फिर मार्केट भेजिएगा तो किसी सड़क से ही भेजिएगा ना, ट्रक में लोड करके भेजिएगा ना, तो परिवहन से, सड़क से रिलेट किया ना, तो यही है, ठीक है, रिलेट करता है। आधुनिक सड़क, रेल, जहाज जैसी सुविधा का उपयोग करता है, ठीक है। वर्तमान समय में कृषि के बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है, इसके कारण बीमा और बैंकिंग सुविधा पर भी निर्भर होना पड़ता है। अभी देखते हैं कृषि का भी बीमा होता है, ठीक है। तो बीमा और बैंकिंग सुविधा, कृषि के लिए ऋण दिया जाता है, तो बैंकिंग सुविधा उससे है। ये सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी के पूरी डिपेंड है। तो इससे मतलब स्पष्ट हो गया कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता के लिए जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ये चीज़। चलते 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, समझना है चीज़ों को, ठीक है। लिखित कथन पर विचार कहे, जखने बोले विचार तो आचार लेके नीचे आना है कि सही है कि गलत। तो उपयुक्त कथन कह रहा है सही, सही चुनना है हमको। तो अब चलिए सही चुनना है। अब कमांड मेकअप हो गया कि सही हमको चुनना है, ठीक है। अल्प आय यानी कम आय वाले देश के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसे बुनियादी आधारिक संरचना सेवा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है कि जो कम आय वाले जो है देश हैं उसके लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली बहुत ज़्यादा जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सेवाएं बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेसिक सेवाएं ये है। दूसरा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होगी, जैसे जैसे मतलब अल्प आय है, धीरे धीरे विकसित होगा अर्थव्यवस्था, तो कृषि की हिस्सेदारी अधिक होती जाएगी। बताइए, अर्थव्यवस्था अगर विकसित होगा, विकासशील से विकसित की तरफ जाएगा, परिपक्व होगा, तो कृषि का हिस्सेदारी कमेगा या बढ़ेगा, बता चुके हैं, कमेगा धीरे धीरे। पहले देखिए हमारे यहाँ 80% था, अभी हम 60-50 ऐसे आ रहे हैं, कम रहे हैं, तो धीरे धीरे हम विकसित हो रहे हैं। इसका मतलब है सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट वो गलत है, उल्टा लिख दिया है, यहाँ लिख दिया अधिक होगा, यहाँ होना था कम, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें कह रहा है सही चुनिए, तो केवल एक आंसर होगा। अब एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ होगा जो हम बोले होंगे, ठीक है, कि किसी भी देश की आय में वृद्धि के साथ साथ आधारिक संरचना के संगठन महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। अल्प आय वाले देश के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसे बुनियादी आधारिक संरचना सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है वैसे बुनियादी उपयोग में योग्य मांग की पूर्ति होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की जिम्मेदारी कम होने लगती है और सेवा में अधिक संरचना का आवश्यकता पड़ने लगती है। मतलब ना कृषि क्षेत्र का पढ़े ना कि जब अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की तरफ जाएगा देश, तो उसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी कमेगा और सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी बढ़ेगा, ठीक है, सेवा सेक्टर का। तो वही तो तभी सेवा जो है कृषि में कम मांगा जाएगा और कहाँ मांगा जाएगा, सेवा मतलब कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कृषि में कम होगा हिस्सेदारी और सेवा सेक्टर में ज़्यादा होगा। यही चीज़ स्टेटमेंट बना के दिया था। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, जो आप पढ़े हैं कि विकसित और विकासशील में कौन में कृषि का ज़्यादा होगा, कौन में सेवा का ज़्यादा होगा, उसी चीज़ को अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया गया एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है। तो आप जो पढ़ें उसके एक स्टेप नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। और यही चीज़ जो है आम किताब में नहीं मिलता, आपको ऊपर ऊपर वाला लिख देता है कि कृषि की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है
पहले था, अभी कृषि की जो है इतना है, उद्योग का इतना है और सेवा का इतना है, हम उतना ही रखते हैं, ठीक है, बस हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वही एक स्टेप आगे बढ़ के हमें चलना है। देखिए अभी CFL बल का आप इस्तेमाल करते हैं, इसका फुल फॉर्म हर एक आदमी जानते होंगे। CFL इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट कीजिए थे सभी लोग को सुप्रभात, ठीक है, कमेंट कीजिए। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप, क्या होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप। ए नंबर ऑप्शन आपका दिख रहा है CFL, ठीक है, इसका पूर्ण रूप यही होता है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि CFL एक का पूर्ण रूप जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप होता है, जो सामान्य बल्ब नॉर्मल जो बल्ब होता है उससे 80% कम बिजली की खपत करता है। मतलब सीधा सुनिए, 100 यूनिट अगर कोई सामान्य बल्ब खपत करता है, जितना एनर्जी दे ऊर्जा लाइट देगा, मात्र 20 यूनिट खपत करके उतना लाइट ये दे देगा। तो कितनी गजब का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे 6 नंबर दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ चलिए थोड़ा सा लेआउट करते हैं, अब दिख रहा होगा, अच्छा तरीका दिख रहा है, हाँ। निम्नलिखित में किन्हें जो है ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत और गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ पहले समझ लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। गैर व्यावसायिक स्रोत में कौन कौन आएगा, जिसका व्यवसाय हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो जलावन के लिए लकड़ी लाते हैं, ठीक है, उसका व्यवसाय नहीं होता है। कृषि क्षेत्र, कृषि में अगर काम, आप लोग गांव में रहते होंगे, कृषि में जो काम होता है उसमें कचरा जो बढ़ता है, वेस्ट जो बनता है, जैसे मान लीजिए मकई काटे तो उसका ठठेर हो गया, खुट्टी हो गया, या फिर जो है भूसा, क्या बोलते हैं उसको, मवेशी जो है गोबर करता है तो उससे गोईठा बना लेते हैं जलावन के लिए। तो ये कृषि का कूड़ा कचरा वेस्ट जो होता है, ये सूखा गोबर, ये सब नॉन कमर्शियल में आएगा, गैर व्यावसायिक स्रोत में आएगा, ठीक है। और जो चीज़ मतलब व्यावसायिक में कौन आएगा, कि जिसको हम बेचते हैं, ठीक है, जिसको हम बेचते हैं वो सब जो है व्यावसायिक में आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, जलाऊ लकड़ी, तो ये तो जंगल में मिल जाता है, ठीक है, आसानी से, भले बिक रहा है अभी ये चीज़ छोड़िए, लेकिन जलाऊ लकड़ी हो गया। कृषि का कूड़ा कचरा वेस्ट हो गया, ठीक है। अब कोयला, तो देख कोयला आपको पता होगा, कोयला बिकता है, तो इसको नहीं, पेट्रोलियम भी बिकता है बहुत बड़े पैमाने पे। सूखा गोबर, तो 1, 2 और 5 ये आपको गैर व्यावसायिक स्रोत में आएंगे। अब समझ में आ गया गैर व्यावसायिक स्रोत। अब वही चीज़ जो हम बोले वो लिखा होगा कि ऊर्जा के व्यावसायिक कॉमर्शियल और गैर व्यावसायिक नॉन कॉमर्शियल स्रोत होते हैं। गैर व्यावसायिक स्रोत में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा वेस्ट, सूखा गोबर को शामिल किया जाता है। और गैर व्यावसायिक है, ये गैर व्यावसायिक है क्योंकि हमें प्रकृति में जंगल से मिलता है, प्रकृति या जंगल से हमको मिल जाता है ये सब चीज़, इसीलिए इसे गैर व्यावसायिक कहते हैं। और एक कॉमन कंसेप्ट हो गया कि ऊर्जा के वो स्रोत जो हम प्रकृति से या जंगल से फ्री में ले लेते हैं उसको गैर व्यवसायिक बोलते हैं, ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए मतलब इसको क्या किया जा सकता है, पुनर्नवीकरण किया जा सकता है, ये चीज़ लिखा है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत का पूर्ण नवीकरण किया जा सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। आज जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, इसका पूर्ण नवीकरण नहीं होता आसानी से, इसको किस में रखते हैं, कमर्शियल में हम लोग रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका वही है कि किसको आमतौर पर आप गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, ठीक है। गैर पारंपरिक है, देखिए अब यहाँ गैर व्यावसायिक और गैर पारंपरिक में अंतर है, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन समझ लिया। गैर पारंपरिक और एक होता है पारंपरिक, होता है गैर पारंपरिक, एक होता है कि गैर कमर्शियल, एक होता है मतलब कि नॉन कमर्शियल, एक कमर्शियल, तो दोनों में अंतर यही डिफरेंस है। कमर्शियल नॉन कमर्शियल समझ गए कि कमर्शियल वो होगा जिसको जो है हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते, पुनर्नवीकरण नहीं कर सकते हैं, जिसको प्रकृति से तो मिलता है, जिस पे लेकर हम डायरेक्ट प्रकृति से जंगल से नहीं ला सकते हैं, वो चीज़ है कमर्शियल, जो बिकता है मार्केट में वो है कमर्शियल। जो चीज़ जो है प्रकृति से जंगल से हम फ्री में ले लेते हैं, आसानी से उसको पूर्ण नवीकरण किया जा सकता है, वो है नॉन कमर्शियल, समझ गए। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है, देखिए तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ठीक है, ऊर्जा को ऐसे 3 स्रोत होता है, उसी में गैर पारंपरिक एक होता है, एक होता है व्यावसायिक, एक होता है गैर व्यावसायिक, एक होता है पारंपरिक। ये पारंपरिक जो है अभी हम जो बताएंगे, ये आमतौर पे जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को बोलते हैं, ठीक है। ये गैर पारंपरिक हैं, ये हमेशा के लिए हैं, ठीक है। अब वहीं पे कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये सब पारंपरिक है। तो इसी बात से आपको पता चल गया होगा इतने ही बताने पे कि ऊर्जा का सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार भाटा सब दिन आएगा, पवन सब दिन बहेगा, सूर्य सब दिन रहेगा, ये एनर्जी देता रहेगा, तो ये गैर पारंपरिक है। पारंपरिक में कोयला आएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। पारंपरिक में तेल और प्राकृतिक गैस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पारंपरिक में आ गया। तो इसका आंसर मार सकते हैं कि किसको हम गैर पारंपरिक में सम्मिलित करेंगे, तो 1, 3, 5 को। तो 1, 3, 5 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था, डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया होगा, आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा तरीका से दिख रहा होगा, स्पष्ट और साफ शब्दों में, कि ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत को ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। गुड। यानी अभी कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल जो फर्क है ना, वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, ठीक है। और जो मतलब कॉमर्शियल एनर्जी जितना भी था और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जितना भी था, वो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा के मतलब ऊर्जा के 3 स्रोत ऐसे होते हैं जिसे आमतौर पर गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। एक तीसरा स्रोत होता है, ऊर्जा के 3 और स्रोत होते हैं, अच्छा 3 और स्रोत होते हैं, पर गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अच्छा, ये लिखा बात को कि ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कमर्शियल, जिसको बेच सकते हैं और जिसको हम बेच नहीं सकते हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पे से जंगल या नेचर से लाते हैं, वो हो गया आपका ये दोनों, व्यावसायिक और नॉन व्यावसायिक हो गया पारंपरिक में, ठीक है। अब एक और स्रोत, 3 गो और स्रोत बच जाता है, एक होता है सौर ऊर्जा, एक होता है पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये तीनों को जो है, ये 3 अन्य स्रोत जो है, इसको रखते हैं गैर पारंपरिक में। तो अब आपको पारंपरिक आपके दिमाग में रहेगा, कुछ एग्जाम्पल आ जाए, देखिएगा कि ये कौन है भाई, कौन है, पहले ये देखिएगा। तो गैर पारंपरिक में कौन आएगा, तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आएगा। बाकी कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है, दोनों आ जाएगा पारंपरिक में। हो गया स्पष्ट आपको। अब भारत जो है, भारत ये उष्ण प्रदेश में है, और उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में तीनों प्रकार का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इसका उत्पादन का असीमित संभावना है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तीनों पाया जाता है। तो अब इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत होगा तो आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं हमसे बातचीत, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट तो करिए हर क्वेश्चन पे कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप लोग भी अपना दिमाग तो लगाते रहिए, बैठे बैठे क्या करना, कुछ तो उंगली को दे दीजिए व्यायाम। इतना आराम दीजिएगा तो फिर तो उंगली क्या करेगा, मन बरहू हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, आगे में किस स्रोत से भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन VVI ने MVVI है, MVVI का मतलब होता है मोस्ट VVI, ठीक है। तो ये मोस्ट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वो भी दरोगा के एग्जाम में। ये ध्यान रखिए कि भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, तापीय ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा। कमेंट कीजिए, आप लोग को सभी लोग को आंसर पता होगा। इसका सही आंसर होगा तापीय ऊर्जा। आज हम देख लेते हैं कि कितना % कौन सी ऊर्जा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तापीय से होगा, लेकिन कौन कितना करता है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा चीज़ें। भारत में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन तापीय ऊर्जा से किया जाता है। आज याद रहेगा ना कि तापीय ऊर्जा से सबसे ज़्यादा एनर्जी अभी भी बन रहा है। तापीय ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं ना, वही कोयला जला के जो है एनर्जी, ये विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसका कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 58.5% है। यानी अभी भी 58-58.5% एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तापीय ऊर्जा से निकल रहा है, पहला। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा का हिस्सा जो है 1.7% है। परमाणु से जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है 1.7। हाइड्रो मतलब जल से जो है, पानी से, ये भी पता होगा कि बांध बना के, डैम बना के पानी ऊपर से गिराया जाता है, टर्बोनेटर लगा होता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो हाइड्रो ऊर्जा का उत्पादन मात्र 11.6% है। और सौर एनर्जी जो है, सोलर लाइट, इससे 14.3% है। और पवन हवा जो बहता है उससे जो है 10.1% है। और ये जो है 30 जून 2022 को वित्त मंत्रालय के जो आंकड़ा दिया गया है उसका रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को हल्के में नहीं लेंगे, आप इसको अभी कॉपी में लिख लीजिए कि किससे कितना एनर्जी आ रहा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, फिफ्थ कौन, ठीक है, भारत में, ताकि ये रिपोर्ट आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में काम देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9 नंबर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगाइए भाई, क्या कर रहे हैं आप। हाँ दिखा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब विचार कहना है, जब बार बार कहते हैं जखने कहे विचार करो तो आचार पहले लेना हाथ में और नीचे आना है, देखना है क्या है भाई, तो सही है कि गलत है, तो सही है। हम ये यूँ सिखा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप अक्सर एग्जाम में बताइए 100%, इसमें बहुत लोग होंगे जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और ऊपर है लिखा विचार कीजिए, अब बस कथन पढ़ा, धाई दबर देखा एग्जाम हॉल में ABCD जो सही है चुन कर मार दिया, नीचे लिख दिया था, ऊपर लिख दिया विचार कीजिए, नीचे कह दिया कि गलत कथन को चुनिए। अल्लाह
वो सही मार के आ गया। यहाँ आका था ले भलैया, इसका आंसर ये हो गया, हमको तो सही सुन के मार दिए। तो बस बात ख़त्म, कल्याण हो गया जानते हुए का। तो इसी चीज़ से हमें क्या करना, बचना है, ठीक है। इसलिए विचार करते समय तुरंत आचार लेके नीचे आना है, पहले देखना है कि सही कि गलत, माइंड मेकअप कर लेना है कि गलत हमें चुनना है या सही चुनना है। कह रहा है अभी विचार करने में सही कह रहा है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रक में और स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, पहचान, नियंत्रण, खाद्य पूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रक में ये देखिए, इसको हम तोड़ तोड़ के आपको समझाते हैं, एनसीईआरटी के बस वर्ड को तोड़ना होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रक में स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, पहचान, नियंत्रण और खाद्य पूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। बिल्कुल, अभी आपको समझाएंगे कि आपको जो डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डॉक्टर रेफ़र करता है, ठीक, किस आधार पर वो रेफ़र करता है, आपकी क्या देखता है कि आपको रेफ़र करता है। आज के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर रेफ़र किया गया तो हम किस प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य में चल रहे हैं, अभी फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। ये उन्हें सेवा सेक्टर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र नहीं, ये भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र है, लेकिन इसका है स्वास्थ्य का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र जो है, इसमें गंभीर अवस्था की समस्या का निपटान किया जाता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, यानी आंसर सी होगा। अब देखिए, कोई आदमी बीमार होता, आप जैसे बीमार हुए, आपको हॉस्पिटल ले गए, आप समझिए कि हॉस्पिटल जो जाएंगे तो ये कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जो जाता है उसके 3 कंडीशन हो सकते हैं कोई भी मरीज के, ठीक है। यानी सामान्यतः पूरे भारत में जितने मरीज हैं उसके 3 ही क्षेत्र को उसमें हम रखते हैं, 3 क्षेत्र में रखते हैं। कैसे कैसे? तो स्वास्थ्य की आधारिक संरचना 3 स्तर पे बटा हुआ है। लड़का कैसन है भाई, बताओ, ऐसे परेशान करोगे कैसे काम चलेगा। अब दिख रहा है सभी लोगों को, बदमाशी करने लगा था इसीलिए। देखिए, भारत की स्वास्थ्य आधारिक संरचना जो है 3 स्तर में बटा है, एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक, एक है तृतीयक। बताइए क्या आदमी जानते थे? नहीं जानते थे, 100% नहीं जानते थे। इसीलिए कहते हैं ला भाई ये वीडियो देखिए, सीखिए चीज़ नया नया सीखना है। वही रट्टे फंसा, वही रट्टे जा रहे हैं ज़िंदगी भर। लूसेंट इतनी को पतला उसको पढ़े जा रहे, एग्जाम में आ नहीं रहा है, क्वेश्चन मेरिट बन नहीं रहा है। भारत की स्वास्थ्य आधारिक संरचना 3 स्तर में बटा हुआ है, एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक, एक है तृतीयक, ठीक है। अब प्राथमिक में कौन कौन आएगा, ठीक है, यानी भारत की स्वास्थ्य आधारिक संरचना 3 स्तर में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में क्या आएगा, तो प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रक में क्या होता है कि जैसे आप गए तो आपकी स्वास्थ्य समस्या क्या, आपकी क्या, डॉक्टर क्या पूछता है सबसे पहले कि है की दिक्कत क्या, कहीं बताओ, तो समस्या का ज्ञान। उसके बाद आपके लक्षण को पहचानता है, उसको रोकने और नियंत्रित करने की विधि बताता है, इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताता है, ठीक है। खाद्य पूर्ति, आपकी खाना पे ध्यान, उचित पोषण, जल की पर्याप्त आपूर्ति, आपके शरीर में मतलब पानी का लेवल क्या आ जाता है, पानी चढ़ा देता है बहुत हॉस्पिटल में बिना कुछ पूछे, तो ये सब प्राथमिक लेवल पे होता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन, ठीक है, अगर मेंटल लेवल पे आपको दिलासा देगा कोई दिक्कत नहीं, आप हॉस्पिटल में आ गए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप ठीक है, आप मेरे नज़र में, मतलब आपको मेंटल स्थिति में सही करता है, ठीक है। आवश्यक दवाई, छोटा मोटा दवाई आपको देगा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि भारत की स्वास्थ्य आधारिक संरचना है, स्वास्थ्य की बेसिक संरचना जो है वो 3 भाग में है, एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक, एक है तृतीयक। प्राथमिक में सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी जो बीमारी है उसके समस्या को जानना चाहता है डॉक्टर, उसकी पहचान करता है, फिर उसको रोकने और नियंत्रित करने की विधि को देखता है, फिर आपके खाद्योपूर्ति और उचित पोषण पर ध्यान देता है कि आप क्या खा रहे हैं। आप जो है चावल खाना नहीं छोड़ दीजिए, केला खाना छोड़ दीजिए, दूध पीजिए, ठीक है। तो ये आपके खाद्योपूर्ति और उचित पोषण पर ध्यान देता है। उसके बाद आपको जल की आपूर्ति, शरीर में पानी है नहीं है, किस मात्रा में है, आपको पानी जरूर देगा, चढ़ा देगा। अक्सर हॉस्पिटल में देखिए जाते ही यह है पानी एक चढ़ा देता है बीमार है तो, ठीक है। मानसिक, यानी आपको दिलासा दे के मानसिक लेवल पे आपको ठीक करता है, ठीक है। ये सब और जरूरी जो छोटी मोटी दवाई होता है ये देता है, ये प्राथमिक लेवल पे आपकी होती है। अगर मानिए इससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं, जब एक रोगी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा में सुधार नहीं हुआ, यानी ये सब करने के बाद आपका ठीक नहीं हुआ, ठीक है, तब आपको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। मतलब कहता है कि इसको अब मतलब कि दूसरे अस्पताल में हम रेफ़र कर रहे हैं, इसके बाद रेफ़र किया जाता है। और रेफ़र होते हैं तो आप द्वितीयक या उच्च और मध्य या उच्च श्रेणी के अस्पताल में जाते हैं। मतलब प्राथमिक से आप कहाँ जाएंगे, द्वितीयक में, जो वहाँ के जो अस्पताल था उससे बड़ा अस्पताल होता है, उसमें भेजा जाता है। वहाँ क्या होता है, तो वहाँ पर आपका ऑपरेशन हो सकता है, शल्य चिकित्सा, आपका एक्सरे करके देखा जा सकता है क्या समस्या है, आपकी ईसीजी होगा, आपका मतलब जितना जांच होता है ना, बड़ा बड़ा ब्लड टेस्ट, फलना टेस्ट, चिकाना टेस्ट, ये सब होगा सेकेंडरी लेवल पे, बेहतर सुविधा होगा, ठीक है।
तो जितने जांच फाँच ताँच जितना आ जाता है, ये ऑपरेशन फॉपरेशन जितना भी है, ठीक है, चाहे कंप्यूटराइज ऑपरेशन हो या फिर कर चीर फाड़ करके हो, सब सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है। ये बहुत ही बेहतर सुविधाएं देती है। ये माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं कहलाता है, इसको मीडियम क्लास कहते हैं। यानी ये सब पहला प्राइमरी वाला था, ये जो है माध्यमिक है। अब चलते हैं हम लोग उच्च में, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका ऑपरेशन अर करके देख लिया, एक्सरे फैक्सरे ECG फिसीजी से नहीं ठीक हो रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको तृतीयक सुविधा में वहाँ से आपको कहेगा कि इसको फिर रेफर कर देगा, ठीक है, कहेगा आपको यहाँ से ले जाइए, आपको फलना जगह दिल्ली एम्स में भर्ती कीजिए, ठीक है, इसको विदेश ले जाइए। तो तृतीयक स्वास्थ्य सेवा में जाने का मतलब है कि आपकी कंडीशन बहुत गंभीर है, ठीक है, आपके समस्या का निपटान, ये गंभीर संबंधी समस्या है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको यहाँ ले गया है तो मतलब आपकी मरने की कंडीशन है, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको यहाँ ले जा रहा है, आपको यहाँ नीचे कोई ठीक ही नहीं कर सकता है, तब तृतीयक लेवल में आपको लिया जाता है। वहाँ सीधे डू एंड डाई वाला फैसला होता है। तब आज के बाद आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस आधार पे कैसे डॉक्टर जो है ट्रांसफ़र करता है। कोई कंडीशन में क्या होता है, अगर एक्सीडेंट करता है, सिंपल देखते होंगे तो सबसे पहले उठा के आपको ले जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाते हैं, वहाँ देखता है, कहता है भाई बहुत ज़्यादा हमसे नहीं सुधरेगा, इसको जो है ले जाओ शहर ले जाओ। सेकेंडरी पे भेजता है, शहर आता है, देखता है कि भाई बहुत डेंजर है, थोड़ा मोड़ा प्राइमरी इलाज कर देता है, छोटा मोटा दवा दिया, कहता है इसको बाहर ले जाओ, पटना ले जाओ, PMCH ले जाओ, IGMS दिल्ली ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ, जल्दी भगाओ, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, ये मरने की स्थिति में है, यहाँ इलाज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद ये चीज़ फर्स्ट बार आप पढ़े थे, और ध्यान रखिए हम इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से बनाएंगे कल, ठीक है, आज रात में इतना अच्छा से बनाएंगे ना, अगर टाइम मिल गया ना ड्यूटी से तो देख लीजिए घाम छुड़ा देंगे। अगर 35 सेकंड देते हैं, 45 सेकंड देते हैं क्वेश्चन पढ़ने का, बिल्कुल पढ़िए, वीडियो को 2 बार देखिए, समझिए चीज़ को, एकदम एक्यूरेट आंसर दीजिए, ठीक है। अब वो रटा रटा है ज़िंदगी भर आपको कर रहे हैं, 24 घंटा में 23 घंटा जाके वही रट रहे हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था, बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ, के लड़ा, वही लड़ते जाइए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन ये उठा के दे देगा और आवास पहला बार, ये भाई कहाँ से पूछ दिया, कहाँ से पूछा था, लुसेंट से नहीं पूछा था, NCERT से पूछा था। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करने से पहले हमको बताएं कि आचार लेके नीचे आना है, तो किनको भारतीय चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित किया जाएगा। ये भी चीज़ नया है और बिल्कुल ही नया है, फर्स्ट बार आप देखे होंगे 110%, 110% आप पहला बार देखे होंगे कि ये चीज़ क्वेश्चन इस टाइप के कि निम्नलिखित में जो है किसको भारतीय चिकित्सा प्रणाली में हम सम्मिलित करेंगे। आयुर्वेद को, यूनानी को, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग को, सिद्धि को, होम्योपैथी को, आप जान लीजिए इस सभी को करेंगे। आयुर्वेद का इलाज आपके यहाँ होता है, बिल्कुल होता है। योग कीजिए, रोग से दूर रहिए, होता है ना, बाबा रामदेव जी इसके ब्रांड बने हुए हैं, ठीक है। यूनानी दवा चलती है हमारे यहाँ, ठीक है, अंग्रेजी दवा, ठीक है। योग करके सिद्धि के लिए सिद्धि भी होती है, ठीक है, ये भी जो है इलाज का एक तरीका है। प्राकृतिक चिकित्सा भी, नेचुरल दवाई भी होता है हम लोग के यहाँ कि चलो फलना जो है पेड़ है, उसका जो छाल काट के इसको पीर के गाढ़ा बना के दो, इसको छाल पीस के दो, लगाओ शरीर में, बहुत सारा है, ठीक है। इसका जड़ इसको पीस के दो, जड़ी बूटी बना के। उसके बाद हेमोपैथी का भी इलाज होता है। 6 के 6 कंडीशन भारत में पाए जाते हैं और चिकित्सा का 6 केंद्र है। तो मतलब चिकित्सा जो है, चिकित्सा प्रणाली, भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्था है। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, ठीक है। अब इनके जो सब 6 जो है 6, इस सब को मिला के एक नाम दिया गया, इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होगा ना इसका, आयुर्वेद का भी अंग्रेजी नाम होगा, योग का भी होगा, यूनानी का भी, सिद्ध का भी, प्राकृतिक चिकित्सा के होम्योपैथी, सबका इंग्लिश वर्ड जो होगा पहला उसको लिया और उससे एक बना आयुष। क्या बना? आयुष। तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली को क्या बोलते हैं? आयुष मंत्रालय। नाम भी सुने होंगे, आयुष मंत्रालय। तो आप समझ में, आयुष मंत्रालय का मतलब होगा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के 6 मंत्रालय, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। पहला बार सुन रहे हैं ना, बिल्कुल सुनिएगा फर्स्ट बार। इसीलिए नॉलेज जहाँ से मिले लीजिए, ठीक है, जितना मिले लीजिए। देखते हैं जो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं वो भी ग्रुप में घुस के पढ़ते हैं, ठीक है, कि ऐड कर दीजिए टेलीग्राम पे, ये कीजिए वो कीजिए, ID बदल के। समझते हैं कि भाई नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है, भले उसको हम जो है कुछ बोल दें लेकिन नॉलेज ज़रूरी है। देखिए एक क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सोवा मतलब दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धति कौन सी है, तो उसका नाम है सोवा रिगोप्पा। क्या नाम है? सोवा। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सोवा रिगोप्पा दिख रहा है ना,
सोवारिगोप्पा ये है दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धति में से एक है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर विकसित था? तो हिमालय क्षेत्र, विशेषकर लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग। हम कल ये क्वेश्चन देंगे, नहीं बनेगा तब बताएंगे, ठीक है, आपसे सब लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रतिज्ञा सोवारिगोप्पा जो है, सोवारिगोप्पा ये कौन इलाज करता था? तो दम्मा का, ब्रोंकाइटिस का, गठिया का, इसका इलाज करता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब समझ में आया होगा ये सब चीज़ें आपको इलाज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, इस एनसीईआरटी सीरीज का पीडीएफ की बात है, ठीक है, सभी लोग कह रहे थे पीडीएफ। तो जैसे अब इकोनॉमिक्स खत्म होगा तो एक दिन बैठ के पूरा बुक का पीडीएफ बना देंगे, इकोनॉमिक्स 9th to 12th, ठीक है 9th to 12th, और आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ। अभी इसलिए नहीं देते हैं कि दे देंगे तो पीडीएफ तो पढ़ते हैं नहीं आप, ठीक है। अभी ना मतलब कि वीडियो भी नहीं देखिएगा, तो इससे अच्छा है कि दे के सीखिएगा वीडियो। हम एक्सप्लेन करते हैं, पीडीएफ में कौन करने आएगा आपको एक्सप्लेन? कोई नहीं करेगा, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ी एक्सप्लेन होगा, तो ये एक्सप्लेन वीडियो में ही हो सकता है। वीडियो में हम आपको इतना समझाते हैं, उस चीज़ को समझ लीजिए, फिर बाद में आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ भी दे देंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, किसी भी देश में स्वास्थ्य की स्थिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित में किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? यानी स्वास्थ्य का मूल्यांकन अगर भारत में करना है तो क्या क्या चीज़ आप देखेंगे? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि आप भी बता सकते हैं कि वहाँ की शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर हम बता चुके हैं, हम नहीं बताएंगे कभी भी। मातृ मृत्यु दर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, पोषण स्तर क्या है, ये सभी चीज़ को देखा जाता है, तब उस देश की स्वास्थ्य स्थिति समझी जाती है कि अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। और उसके आधार पर रैंकिंग किया जाता है सभी देशों का। तो शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, मातृ दर और मातृ मृत्यु दर और पोषण स्तर, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या, तकलीफ, दिक्कत नहीं ना? हाँ, देखिए अब इसी को एक्सप्लेन क्या होगा कि एक देश के स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर के साथ साथ संक्रामक रोग की घटना से भी, संक्रामक रोग भी दे दे, वो रोग कम है ना देश में, हमारे देश में संक्रामक रोग की संख्या कम होनी चाहिए, तब हमारी स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होगा, स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 110% पहला बार देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है कि विश्व रोग भार, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, जीडीबी का सूचक जो है संबंधित है। लीजिए, ठीक है, पहला बार देख रहे हैं ना। जीबीडी का फुल फॉर्म देख लीजिए, और इसको हिंदी में विश्व रोग भार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है देखिए, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप आराम से इसका आंसर आप खुद ब खुद बता देंगे। देखिए होता क्या है कि जीबीडी का प्रयोग हम तब करते हैं कि कोई किसी विशेष रोग के कारण जो समय से पहले जो आदमी मर जाता है उसकी संख्या क्या है, साथ ही साथ रोग के कारण असमर्थता में बिताए वर्ष की संख्या जो है जानने के लिए जो है, ये दोनों का अनुपात जो होता है, यही सब जो है आपको जीबीडी में देखा जाता है। तो मतलब कि जीबीडी जो है कि किसी विशेष रोग के कारण व्यक्ति समय से पहले मर गया, कहता कि नहीं उस समय से पहले मर गया, अभी मात्र एज क्या था 20 साल, 30 साल, 25 साल, तो कोई ऐसा रोग जिसके कारण समय से पहले मर गया। या साथ ही साथ एक और चीज़ कि इस रोग के कारण असमर्थता मतलब अपाहिज के तहत जो है उतने कितना वर्ष तक बिताया जिंदगी को, यही जीबीडी एक सूचक है, ठीक है। जीबीडी समझ में आ गए होंगे कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, यानी विश्व रोग भारी, रोग का हम भारे ढो रहे हैं। कोई अपाहिज हो गया, मानिए बेड से नहीं उठ रहा किसी कारण से, रोग के कारण, और वो बंदा को हम ढो रहे हैं, तो पूरा विश्व का रोग का ही भार बना हुआ है, ठीक है। फिर वो जाके समय से पहले मर गया, ठीक है। जितना साल जो है गुजारा वो एक तरह से भार बना हुआ था। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसका आंसर भी आप लोग ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे मिलेगा देखिए, किसी रोग के कारण असमय यानी समय से पहले मरने वाले लोग या रोगों के कारण असमर्थता में बिताए वर्ष को हम जीबीडी का सूचक मानते हैं। देखिए नया नया सीखना है, ठीक है, झांसे में नहीं आना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, ठीक है। विश्व रोग जीबीडी एक सूचक है जिसका प्रयोग किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ रोग के कारण असमर्थता में बिताए वर्ष की संख्या जानने के लिए हम करते हैं। जीबीआई के जो है आधे से अधिक समय के अंतर्गत अतिसार, ठीक है, जीबीआई के आधे से अधिक हिस्से के अंतर्गत अतिसार, पेचिश, मलेरिया और क्षय रोग जैसी समक्रम बीमारी भारत में हो रहा है। अगर भारत के जीबीआई में आधे से अधिक हिस्सा किस रोग का है, तो अतिसार का है, पेचिश का है, मलेरिया का है, क्षय रोग, क्षय मतलब होता है टीबी, वही टीबी देखने वाला नहीं, बीमारी वाला, ठीक है। तब आपको जीबीआई का फुल फॉर्म पता चला, जीबीडी का फुल फॉर्म पता चला, जीबीडी के बारे में भारत में जो है कौन कौन से रोग हो रहे हैं, ठीक है, अतिसार, पेचिश, मलेरिया, क्षय रोग। जीबीडी किसको कहते हैं, समय से पहले मर जाना या फिर उसके कारण असमर्थता में ज़िंदगी बिताना, तो ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है।
बिल्कुल एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी सीरीज में जुड़िए। आपका लुसेंट जो कहते हैं ना आप लोग, लुसेंट फुसेंट दृष्टि फृष्टि जो भी चीज़ है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन वीसी पे तो भी हो ही रहा है, मेन वीसी पे जुड़ा कीजिए। जब हम बोलते हैं आपके दरोगा बैच टारगेट बैच में मैसेज करते हैं कि मेन वीसी दरोगा बैच का नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखिए, उसमें फालतू मैसेज ही नहीं कर रहे हैं कोई, एकदम काम का मैसेज होता है। तो नोटिफिकेशन आए तुरंत देखिए क्या हो रहा है, किधर बम गिर गया, ठीक है। तो देखना जखने कहते हैं मेन वीसी पे आइए, सब लोग मेन वीसी पे चले आइए तुरंत, ठीक है, कि भाई कुछ न कुछ होने वाला है। तो अभी आदित्य सर 2-3 सर और हैं वो कराएंगे, तो दृष्टि कराएं या फिर जो क्विक बुक है या फिर घटना चक्र कराएं। तो जब कराएंगे तो आपको वहाँ पे रहना है, सुनना है चीज़ों को, होमवर्क सीरीज के तहत करा रहे हैं, ठीक है। विकास सर हैं, जिया मैम है, ठीक है, पांडे मैम है, बहुत लोग तो भरमार पड़े हैं। आपको सिर्फ रहना है, उपस्थित रहना है, बस हो गया, ऑटोमेटिक आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है, इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। निम्नलिखित में कौन सा जो है पर्यावरण के अजैविक तत्व घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पहले अब समझेंगे हम जैविक और अजैविक घटक होता क्या है, ये समझते हैं। जो पर्यावरण के अंतर्गत जो है जैविक और अजैविक तत्व आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक 2 प्रकार के तत्व आते हैं, ठीक है। पर्यावरण के घटक या तत्व को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक मतलब जिंदा वाला, पंछी पशु पौधा में भी जान होता है, वन मत्स्य ये सब जैविक, इसमें जान है, जो इसमें जान है वो जैविक है, जिसमें जान नहीं है अजैविक। हवा पानी भूमि चट्टान सूर्य की किरण। आज के बाद समझना नहीं पड़ेगा, अब आप बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए अब। अरे अब तो कर दीजिए। पर्यावरण के अजैविक तत्व में कौन कौन आएंगे जिसमें जान नहीं है? सूर्य की किरण, भूमि, चट्टान और पौधा। किसमें जान नहीं है बताइए, किसमें जान नहीं है? एक मतलब जो है सूर्य की किरणें, चट्टान और भूमि, इसमें जान नहीं है। पौधा में जान होगा तो पौधा छोड़ के बाकी सब आंसर, तो बाकी सब कौन बचा? 1 2 3 4 छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का अति संभावित कार्य हो सकता है? ये VVIM, ठीक है। समझ भी नहीं करिएगा जब तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आंसर रटने से अच्छा उसको समझिए, ठीक है। और समझने का एक ही तरीका है जिसे हम बताते हैं, ठीक है। देखिए पर्यावरण के लिए पूछा अति संभावित कार्य करता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा। पर्यावरण के अति संभावित कार्य हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? तो अब इसके लिए हम आपको लेके चलेंगे कहाँ? तो तारों के शहर में। तारों का शहर क्या? तो तारों का शहर का मतलब हुआ पर्यावरण के आवश्यक काम क्या है, क्या क्या पर्यावरण के आवश्यक कार्य हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, पर्यावरण के 4 आवश्यक कार्य हैं। कितने? 4। पूछ दे पर्यावरण कितने आवश्यक कार्य हैं? तो 4। संसाधन की पूर्ति करना, संसाधन की पूर्ति करना पर्यावरण का काम है पहला, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन होंगे। नवीकरणीय एनर्जी और नवीकरणीय संसाधन दोनों। संसाधन में संसाधन की पूर्ति करना पहला काम है पर्यावरण का। दूसरा है अवशेषों को समाहित करना। अवशेष जितना भी हम लोग बचाते हैं, मतलब ये करते हैं, बनाते हैं, उस सब को पर्यावरण अपने में क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है, नहीं करता है? आप कितने अवशेष बनाते हैं? अब इसे एग्जाम्पल मजाक वाला देते हैं, खाना खा के और अवशेष निकाल देते हैं, उसको ही पर्यावरण अपने में समाहित कर लेता है, ठीक है। कृषि कार्य करके जो अवशेष बनाते हैं उसको ही पर्यावरण अपने में अवशेषित कर लेते हैं। तो हर चीज़ के अवशेष जो आप बनाते हैं उसको पर्यावरण अपने में समाहित करता है। तो दोनों कार्य समझ में आ गया होगा। पहला काम संसाधन की पूर्ति, दूसरा काम अवशेष को समाहित करना अपने में, तीसरा जनन की और जैविक विविधता। जैव विविधता समझ में आता ही है आपको, और जनन की यानी जो है जनरेशन जो हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो है हर चीज़ का जनरेशन, हमारा ही नहीं, हर चीज़ जितने भी चीज़ें हैं सबके ये प्रदान करना, जीवन का पोषण करता है, ठीक है। ये दोनों जनन की और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का जो है पोषण करता है, यानी ज़िंदगी को बचाए रखता है, बनाए रखता है, ठीक है। दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन, यही क्या है? ये भी पर्यावरण का ही कार्य है। अगर मानो जनानकी और जैव विविधता खत्म हो जाए तो जो है हमारा जनरेशन ही बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो यही चीज़ जो है तीनों ही काम हो गया, तीनों काम समझ में आएगा। चौथा है सौंदर्य विशेषक सेवाएं प्रदान करता है। सौंदर्य विशेषक सेवा, समुद्र के मतलब कि कोई सुंदर सा जो है दृश्य, कोई सुंदर सा मतलब कि दृश्य प्रदान करता है। तो पर्यावरण ये भी काम करता है ना कि पेड़ पौधा हरियाली देख के आप लोग बहुत ही अच्छा मुँह दिखता है, सुंदर सा। सूर्य जब डूब रहा होता है तो कितना अच्छा लगता है, जब उग रहा होता है कितना अच्छा। तो ये सौंदर्य विशेषक सेवाएं भी हमको ये प्रदान करता है, ठीक है। और हमारा नेचुरल भी सौंदर्य बना लेते हैं, ठीक है। ये नेचुरल का है, इसको क्या बोलते हैं? मतलब नेचुरल क्या एक प्राकृतिक होता है, क्या होता है? गैर प्राकृतिक, ठीक है। तो हम भी बना आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं, हम भी बना लेते हैं, लेकिन नेचर भी हमको जो है सौंदर्य दृश्य देता है। ये चारों के चारों आवश्यक कार्य हो गए पर्यावरण के। अब क्वेश्चन पे आते हैं आपके। अब जो आपके क्वेश्चन जो हम थे वो पे आते हैं, देखिए। अब कह रहा है कौन पर्यावरण के अति संभावित कार्य हो सकते हैं? अब आप इसका आंसर बताइए। पहला संसाधन की पूर्ति, दूसरा अवशेषों को समाहित करना, तीसरा सौंदर्य विशेषक सेवा प्रदान करना। बताइए, जब हम समझा दिए कि पर्यावरण के क्या क्या काम होते हैं, 4 गो काम, अब बताइए 3 गो ऑप्शन देंगे, आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा छोड़ करिएगा,
धुआं धुआं उठा दीजिएगा। बाकी लड़का जो नहीं पढ़ा वो जो देखेगा उसको समझे नहीं कि ये मारे कि ये मारे कि ये मारे, ठीक है। इस बार तो यही हुआ एग्जाम में, ठीक है। तब आप इसका आंसर क्या मारिएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर जो है फोटोवोल्टिक सेल। ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को आना ही चाहिए, ये कोई भारी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं उसका क्या काम होता है। तो फोटोवोल्टिक सेल का काम क्या होता है, इसका काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, फोटोवोल्टिक सेल। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, सी नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये अच्छा सा हमको लगा, इसलिए अच्छा लगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमको पसंद है, ठीक है। इसलिए पसंद है कि अभी देखिए पता चलेगा। निम्नलिखित में विचार कीजिए, विचार करने के कारण क्या करना आपको, बोलिए। अचार लेके नीचे आना है, ठीक है। तो अचार लेके आना है, तो इसमें रहा निम्नलिखित उपयुक्त में कौन वैश्विक उष्णता, यहाँ लिख दिया है इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग, नहीं लिखेगा एग्जाम में, खाली लिखेगा वैश्विक उष्णता, इसका मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए प्रभावी कारक हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रभावी कारक क्या क्या होते हैं बताइए। वन की अत्यधिक वन की कटाई, बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधा लगेगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, वन काट देंगे तो ये जो है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा कौन, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन का वन कटेगा, ठीक है, ये पोल्यूशन ज़्यादा फैलाएगा, ज़्यादा जनसंख्या, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। तो जितना हम बता रहे हैं सब एकदम विचार करना है ना। प्राकृतिक संसाधन का अधिक दोहन, नेचुरल रिसोर्स जो है उसको अधिक दोहन कर रहे हैं, ये भी क्या है 10th में ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो 12th 11th पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ये भी होगा स्टेटमेंट। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन आवश्यकता से, ये भी आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो 4 के चारों ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा जो है कह रहा वैश्विक उष्णता, वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। अब मेरे जैसे एग्जामिनर अतुल तुगलक चाचा जैसे क्या करेंगे, वैश्विक उष्णता का अर्थ है या वैश्विक उष्णता के बारे में निम्नलिखित में छांटिए सही कथन देगा। पृथ्वी पर जो है तापमान में वृद्धि या समुद्र पे तापमान में वृद्धि, दोनों में वृद्धि। अब आप तो पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी मारिएगा, लेकिन पृथ्वी और समुद्र दोनों के तापमान में वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जो है निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होती है धीरे धीरे। वर्तमान में आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव उत्प्रेरित हैं, काम मानव के द्वारा होता है। यह मानव द्वारा वन विनाश, जीवाश्म ईंधन के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के कारण होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मीथेन गैस, दूसरी गैस गर्माहट के सोखने की क्षमता है, वातावरण में मिलने से हमारे वायुमंडल के तहत गर्म हो जाता है, पृथ्वी के तापमान बढ़, मतलब जितना भी हम एक्टिविटी करते हैं इस कारण जो है ये सब जो एक्टिविटी है इसके कारण क्या होता है धीरे धीरे वायुमंडल गर्म होने लगता है, यही जो है ग्लोबल वार्मिंग लाता है, ठीक है। तो समझ गए क्या समझाना इसको। निम्नलिखित में कौन जो है वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं, यदि लंबा समय तक ग्लोबल वार्मिंग होगा इसमें क्या हो सकता है। बहुत अच्छा, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, हम इसे मुँह से समझाते हैं, आप समझ जाइए। देखिए बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत ज़्यादा अगर जो है तापमान लंबा समय तक बढ़ता जाएगा जैसे बढ़ रहा है, पूरे देश देख रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता में है कि सब अपने के है कार्बन उत्सर्जन को कम कीजिए, पोल्यूशन कम कीजिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम कीजिए ताकि गर्मी कमे। नहीं तो गर्मी अगर बढ़ेगा लंबे समय तक तो क्या होगा, पहले ठेठी में हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा सोचिए कि बर्फ़ जो है हमारे बगल में हिमालय वो पिघलेगा, और हिमालय जब पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी जब बनेगा तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा नदी में आएगा, नदी से समुद्र में जाएगा और पानी का स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा। आ गया बाढ़। अब बाढ़ जब आ गया तो बहुत सारे महामारी फैलेगी, ठीक है, महामारियाँ फैलेगी, महामारी के कारण लोगों का क्या होगा मृत्यु होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ गर्मी की तरफ, ये तो पानी पिघला है तभी सब समस्या आया। अगर ज़्यादा गर्मी होगा तो गर्मी के कारण जो है त्वचा रोग जो है, त्वचा रोग गर्मी का ना फुंसी हो जाता है, बहुत सारा रोग हो जाता है, नोचने लगता है ज़्यादा, तो ये सब त्वचा रोग धीरे धीरे जो है होने लगेगी, ठीक है, ये हो गया। तीसरे तरफ आते हैं, ठीक है, और कारण देखते हैं। ये सब जो होगा तो इसके कारण जलवायु परिवर्तन का जो है गहरा संकट आ जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें जब हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जो खेती हम करेंगे उस सारा का सारा क्या होगा नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर भी फिक्स है कृषि के लिए, गेहूं के लिए इतना टेम्परेचर, चावल के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और पानी ज़्यादा आएगा तो खेती ऑलरेडी के दहा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कृषि संकट आ जाएगा। देख रहे हैं कि एक ग्लोबल वार्मिंग से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उष्णकटिबंधीय तूफान पैदा लेगा, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आएगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब इसके आंसर को आप चलते हैं, अब आपको समझते हैं, इसके मैं एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, पहले ही देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग में दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं। ध्रुवीय हिम का पिघलना, बताए हैं कि जो दोनों ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये भी हिम है, वहाँ पे बर्फ जमा है ना, ये पिघलेगा, गर्मी बढ़ेगा। तो उष्णकटिबंधीय रोग में बढ़ोतरी बिल्कुल होगा ही होगा। और कृषि भूमि का ह्रास, समझा दिए, तीनों चीज़ होगा। तो ए बी सी इसके तीनों आंसर होने रहे हैं, ठीक है, सही। तो उपयुक्त में से सभी, यानी डी, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप एक नज़र जान दीजिए कि जो हम बताए हैं ठेठी भाषा में, वो इसमें दिया है, उर्दू में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए, कह रहा है वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालिक परिणाम है, जैसे ध्रुवीय हिम का पिघलना, बिल्कुल बर्फ पिघलेगा। परिणाम समुद्र में वृद्धि, समुद्र स्तर में, पानी के स्तर में वृद्धि। बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ आएगा, ठीक है, बता दिए हम। हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की आपूर्ति में पारिस्थितिक असंतुलन के कारण प्रजाति की विलुप्ति, बहुत सारा प्रजाति जो है, बहुत ज़्यादा पानी जब आ जाएगा ज़मीन पे, बहुत सारी छोटे छोटे प्रजाति है, बड़े बड़े प्रजाति है, वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, प्रजाति विलुप्त। हमारे दिमाग से मिस्टेक हो गया था। उष्णकटिबंधीय तूफान पैदा लेगा, ठीक है, मतलब ये उष्णकटिबंधीय तूफान बार बार आएगा, रिपीटेड होगा। उष्णकटिबंधीय रोग के प्रभाव में बढ़ोतरी होगा। तापमान में अधिक बढ़ोतरी से जलवायु परिवर्तन का संकट आएगा और कृषि भूमि का जो ह्रास होने लगेगा। ये सब चीज़ ग्लोबल वार्मिंग से हो जाएगी। अब आज के बाद ग्लोबल वार्मिंग से आप जो है ये क्वेश्चन 110% आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हम एक और ऑप्शन लिख देते हैं, अगर मेरा मन कहे तो एक और ऑप्शन लिखते हैं। रुकिए हम लिखेंगे, हम एक लिखते हैं। देखिए, पहला है कि मार्स गैस मीथेन जो है, इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। हम इसके 4 ऑप्शन अपनी तरफ से डिजाइन करते हैं। धान की खेती ए रहने देते हैं, बी पशुओं का अवशिष्ट रहने देते हैं, सी में आपको दे देते हैं हम आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि, और ये जिसको दलदली भूमि बोलते हैं, सी में। और डी में दे देते हैं आपको, ये सी नहीं है, ये काट दिया हम, और डी में दे देते हैं इनमें से सभी, ऑल। मारिए क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। मारिए क्या आंसर होगा इसका। कहाँ से निकलता है मीथेन गैस। धान की खेत मार के भाग आइएगा आप लोग, अक्सर लोग, ठीक है। इनमें से कोई नहीं दे देते तो पक्का धान की खेत सब लोग मार के भाग आते, ठीक है। और पशु का अवशिष्ट और आर्द्र भूमि को छोड़ देते, जबकि आंसर धान की खेत, पशु का अवशिष्ट, आर्द्र भूमि, तीनों जगह से मीथेन गैस रिलीज होता है। तो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव की तरफ मूव कीजिए, तो आपको डिस्क्रिप्टिव पता चलेगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए, मीथेन गैस की उत्पत्ति के स्रोत धान के खेत हैं, आर्द्र भूमि जिसको दलदली भूमि बोलते हैं, ठीक है, ये भी हैं, और भूमि है पशुओं का अवशिष्ट है, इस सभी है, ठीक है। तो तीनों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा किए हैं ताकि दिख नहीं रहा था, हाँ दिख रहा होगा अब, कि निम्नलिखित में भूमि के अपक्षय के कारण क्या हो सकते हैं। जमीन है, जमीन धीरे धीरे ऊपर से ऐसे जैसे क्या था, जमीन जो है, आप माटी कहीं भराते हैं घर के आसपास, देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कट कट के पतला हो जाता है, माटी दह जाता है। तो भूमि अपक्षय जो है पूरे विश्व में, जमीन पे, पृथ्वी पे, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आप माइंड लगाइए, माइंड है आपके पास, है तो लगाइए ना, फिर इसको काहे फालतू में रखे हुए हैं, जो चीज़ें है उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, भूमि अपक्षय के कारण क्या क्या हो सकते हैं, दिमाग लगे, कॉमन साइंस लगे। ज़मीन क्या करते हैं हम लोग कि वन काट देते हैं, तो वन जो है पकड़े रखता है ज़मीन को, ठीक है, वो काट देते हैं, तो उसके बाद वनस्पति का हानि हो जाएगा। तो ये, या फिर लकड़ी का, या घर बनाने के लिए, या फिर चारा के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इस सब के लिए हम वन को काटते हैं, ये वन में आग लगा देते हैं। ये सब चीज़ें जो होती है, इसी के कारण जो है ज़मीन धीरे धीरे पड़ते जो है, इसको क्या होने लगता है, मतलब ज़मीन की जो परतें ऊपरी वाली होती है, वर्षा हुआ, आंधी आया, तूफान आया, मिट्टी का कटाव होने लगता है, यानी भूमि का अपक्षय होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, वनस्पति का हानि, ये भी होगा। चारे का निष्कर्षण, मतलब कि चारा, गेहूँ, मतलब मवेशी के लिए चारा ले उसका। और अनुचित फसल का चक्रण, फसल का चक्रण भी, यानी खेत ये आपका मानिए 1 बीघा का है, इसमें अब जो है उचित फसल का चक्रण, अभी गेहूँ रोपे थे, बाद में क्या रोपना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि पहले गेहूँ पता चले इसमें वैज्ञानिक के दृष्टि से सूट नहीं कर रहा है, इसमें अदरक, आप अदरक रोप दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके कारण ज़मीन जो है, भूमि जो है, ये खराब होगा, धीरे धीरे क्षय होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी होता है। तो ये जो आपके आंसर सी, ए, बी, सी तीनों थे। अब इसके ऑप्शंस में, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, भूमि अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, वन के विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि,
धारणीय जलाऊ लकड़ी, चारे का निष्कर्षण, खेती बाड़ी, वन भूमि का अतिक्रमण, वन में आग लगाना, अत्यधिक चराई, अनुचित फसल का चक्र, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग, ये सभी चीज़ आ जाएगी, सभी कारण। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और अच्छी लेवल का जो आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बताइए एक रिपोर्ट जारी करता है, बताइए तो हमको वही लोग कमेंट करके आंसर नहीं बताएंगे कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड एयर इंडेक्स, वर्ल्ड वाटर इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? ऑप्शन मतलब कि नहीं देंगे कुछ, बताइए अब कमेंट करके बताइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये क्या जारी करता है? अभी आप लोग एटूरियार में रट रहे थे खूब। अब इसके काम दिए गए हैं। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड क्या कह रहा है, इसमें सत्य क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य दिया है, ये सत्य क्या है इस कार्य में? आप लोग बताते। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, किन्हीं को पता है? बताइए। 1974 में हुआ था इसकी स्थापना। कब हुआ था? 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। तो इसमें जो है 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका काम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है जल और वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या का जांच और अनुसंधान करना, बिल्कुल सही है। कचरा और व्यापार निकास और उत्सर्जन के जो है मानक निर्धारित करना, कैसे किया जाए कचरा या व्यापार का निकास और उत्सर्जन, इसका जो है मानक, ये दोनों सही होगा, सी नंबर आंसर। और भी काम है इसके, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसका क्या काम है। तो इसका मेन काम पहले दूगो है, क्या है? तो वायु और जल ये प्रदूषण की समस्या को निपटाने के लिए सरकार ने, पहले वायु और जल की समस्या को निपटाने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। तब अगर आपको पूछा जाए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो 1974। किस लिए किया गया था उस टाइम? तो वायु और जल की समस्या को निपटाने के लिए, इसके प्रदूषण को निपटाने के लिए। बोर्ड, यह बोर्ड जल और वायु और भूमि प्रदूषण, वर्तमान में जल, वायु और भूमि तीनों के प्रदूषण से संबंधित सूचना का संकलन, वितरण ये सब करता है। साथ में कचरा व्यापार निकास, उत्सर्जन के मानक निर्धारित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह बोर्ड सरकार को जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए, जल धाराओं के लिए, नदी और कुआं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यानी यह बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सरकार को जल प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कैसे कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए या रोका जाए, इसके लिए जल धारा, जैसे जल धारा क्या होगा, मतलब नदी उदी है, कुआं हुआ है, ठीक है, ये समुद्र मुद्र है, इसकी स्वच्छता और संवर्धन के लिए टेक्नोलॉजी भी सहायता प्रदान करता है सरकार को। बोर्ड जल व वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या की जाँच, यानी बोर्ड, कौन बोर्ड? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो समस्या की जांच और अनुसंधान पर काम करता है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में पूरा हिस्ट्री पता चल गया। आप कुछ पूछेगा आंसर आपका सही होगा। एनसीईआरटी की फ़ायदा यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित में पर्यावरण संबंधित धारणीय विकास का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? धारणीय विकास क्या होता है? सतत विकास। एक तरह से सतत विकास का मतलब क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सतत विकास बोलते हैं कि ऐसा काम कीजिए कि आपका भी काम चल जाए और आपके आने वाले बेटा पोता का भी काम चल जाए, वही है क्या? सतत विकास या धारणीय विकास। अब इसको किस हिसाब में समझेंगे? तो किताब के हिसाब में समझेंगे। तो किताब के हिसाब में ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यानी हम जो पीढ़ी है हमारा, इसमें जो है वर्तमान जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को समझौता किए बिना किया जाए, वही है विकास। ऐसा विकास को धारणीय विकास कहेंगे। सतत विकास, समझ गए कि वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं ना, तो हम लोग की आवश्यकता को पूरा करना है, लेकिन अगला जो हमारा बेटा पोता छिरपोता आने वाला है उसके लिए भी कोई चीज़ कमना नहीं चाहिए, कोई संसाधन कमना नहीं चाहिए। यही है धारणीय विकास। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी को लिख दिया गया है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक दूसरे के लिए जरूरी भी है। अतः पर्यावरण में होने वाले परिणाम की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन का धारणा करता है। अगर जो हम पर्यावरण में होने वाले परिणाम की अवहेलना करेंगे तो क्या ऐसा होगा कि पर्यावरण का विनाश उसको कर देंगे जिसके कारण जिंदगी है। ठीक है, धारणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में दिया गया था। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति क्षमता को समझौता किए बिना पूरा करे। मतलब अगला जो हमारा बेटा छिरपोता आने वाला उसके लिए कुछ चीज़ न कमे, ठीक है, और हमें भी मिले, यही जो है आपका धारणीय विकास है, सतत विकास है। सतत विकास लक्ष्य भी दिया गया था, वो भी पढ़ेंगे। अभी रुके रहिए ना, थोड़ा नाम धरिए।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, विचार किए तो आचार लेके नीचे आना। उपयुक्त में से कौन से कथन मतलब क्या है, उपयुक्त में से कौन से सुमेलित हैं? तो सुमेलित में अब 3 चीज़ दे दिया है, एक है बुटलैंड कमीशन, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन। तीनों के बारे में पहले हम बता देते हैं, फिर आप जो है इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। बुटलैंड कमीशन क्या था? एक सेकेंड। कि भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया कि भावी पीढ़ी को कैसे संरक्षित किया जाए। ठीक है, ये चीज़ था पहला। दूसरा आपका है चिपको आंदोलन। तो जानते हैं चिपको आंदोलन क्या? उत्तराखंड के चमोली जिला शुरू किया था 1973 में, और ये अहिंसक आंदोलन था और वन की जो है संरक्षण के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। तो ये तो वन संरक्षण चलिए। एक है अपिक्को आंदोलन, ये क्या था? तो अपिक्को का मतलब होता है कि बाहों में भरना। ठीक है, अपिक्को, अपिक्को ये 1983 में शुरू हुआ था, और ये जो है 1983 में जब वृक्ष वन काटा जा रहा था तो वहाँ की गांव की महिला पुरुष से बच्चे ये सब जाके लकड़ी काटने, मतलब जो जंगल था लकड़ी था उसको अपने जो है गला से लगा लेता था, और ये 5-6 सप्ताह तक चला था। उसके बाद सरकारी से जो है कर्मचारी आके बोले कि ठीक है हम सरकारी काम से ही वन को काटेंगे, वैज्ञानिक तरीका से, ऐसे धड़ल्ले से नहीं काटेंगे, तभी आंदोलन खत्म हुआ था। तो ये अपिक्को आंदोलन है। अब आपको चलते हैं आंसर की तरफ लेके। बुटलैंड कमीशन देख लिया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश। कैसा गंदा बात करता है, गलत हो गया। दूसरा चिपको आंदोलन, वन का संरक्षण करना, बिल्कुल सही है। अपिक्को आंदोलन, जल का संरक्षण करना, ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ 2 सही है, तो केवल 2 यानी बी आंसर होगा। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, बुटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों ने उस तर्क के अनुकूल है जिससे उन्होंने उस बात पर जोर दिया है कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी के एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। मतलब कि जो पर्यावरणविद थे वही बता रहे थे बुटलैंड कमीशन में, ये चीज़ बात पे चर्चा हुई थी कि हमारे आने वाले नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको एक अच्छा और स्वस्थ भूमंडल हम दें। ऐसा नहीं कचरा फैला के पूरा मतलब क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग करके पूरा सब चीज़ संसाधन को ख़त्म करके हम दें। ठीक है, एक अच्छा सुव्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें हम अपने नेक्स्ट पीढ़ी को। ये चीज़ पे बुटलैंड कमीशन था। अब चिपको आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड के जो है चमोली जिला में 1973 में शुरू किया गया था। एक अहिंसक आंदोलन था, इसका उद्देश्य वन का संरक्षण था। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये हो गया, 2 चीज़ समझ गए। अब तीसरा आपके तरफ ले चलते हैं आपको अपिक्को आंदोलन की तरफ। तो अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया था। ठीक है, अपिक्को शब्दों का अर्थ होता था बाहों में भरना, बता दिए हम आपको। इस सितंबर 1983 में जो है सिरसी जिला है वहाँ, वहीं पे जो है सलकानी वन के वृक्ष काटे जा रहे थे। सलकानी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ दे तो याद रखना, सब चीज़ आपको याद हो। अपिक्को आंदोलन कहाँ चला था? कर्नाटक में। कहाँ चला था? फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ सब लोग। अपिक्को आंदोलन कहाँ चला था? तो कर्नाटक में। अपिक्को अर्थ क्या अर्थ होता है? तो बाहों में भरना। कब चला था? तो सितंबर 1983 में। कहाँ? तो कर्नाटक के सिरसी जिला में। कौन सा वन काटा जा रहा था? तो सलकानी वन। ठीक है, वन के वृक्ष काटे जा रहे थे। 160 कितना नंबर भी दे दिया है एनसीईआरटी, बताइए। 160 स्त्री पुरुष और बच्चे ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर करना पड़ा, और 6 हफ्ता तक, वो अगले 6 हफ्ता तक वन की पहरेदारी करते रहे। और इन स्वयं सेवकों ने वृक्ष को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारी ने, ठीक है, वन विभाग आश्वासन दिया कि वृक्ष को वैज्ञानिक आधार पे जो है काटा जाएगा और जिले के वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अपिक्को आंदोलन आ गया, चिपको आंदोलन आ गया, बुटलैंड कमीशन आ गया। ठीक है, तब तीनों आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट चैप्टर आपका है 11th के एनसीईआरटी का, मात्र जो है अब मानिए आपका काम 11th से ख़त्म होता है। ठीक है, कल आपको हो सकता है तो पीडीएफ उपलब्ध करा दें हम। ठीक है, ये चीज़ का लास्ट आपका जो है वो है भारत, और उसके देखिए चैप्टर का नाम है, आप एनसीईआरटी उल्टा लीजिएगा, डेली तो प्रूफ ही देना है, भारत उसके पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास का अनुभव। ठीक है, ये है लास्ट चैप्टर। ये जो क्वेश्चन है अच्छा सा है कि पहला ही है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो विचार करने के बाद बोले हाँ 4 लेके नीचे आने और देखने की सत्य है कि नहीं है। कह रहा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं मतलब गलत, हमको सिर्फ चुनना है। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ थी, बिल्कुल सही था, हुआ था, तो ये आंसर नहीं होने वाला है मेरे लिए। ठीक है, ये आंसर नहीं लेंगे हम। दूसरा, चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी, बिल्कुल ये भी हुआ था, तो इसको भी आंसर नहीं लेंगे हम। कह रहा भारत और चीन के विभाजित करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते थे, गंदा बात कर दिया, तो ये आंसर लेंगे क्योंकि ये लाइन गलत है। ये लाइन क्या होना था कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा। तो सिर्फ और सिर्फ 3 आंसर होगा, केवल 3। देखिए केवल 3, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा, और मैकमोहन रेखा भारत चीन को विभाजित करती है। बिल्कुल वही जो हम बोले वही चीज़ें हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो जो लिखा है उसी को यहाँ लिख दिया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बहुत अच्छा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य है, बताइए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है इसका उद्देश्य क्या था? ये पड़ोसी देश चीन से रिलेट करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, चीन में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, बिल्कुल यही आंसर इसका हो जाएगा, चीन में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।
वही चीज़ एक्सप्लेनेशन में देखिए कि चीन में 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पे देश के औद्योगिकरण करना। ठीक है, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहीं नहीं मिलेगा 110%। ठीक है, इस अभियान के तहत लोगों को उनके घर के पिछले हिस्से में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यानी आपका घर है, आप अपने घर के पिछला हिस्सा में जो है क्या लगाइए, एक उद्योग लगाइए, कोई भी चीज़, छोटा उद्योग। यह है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कम्यून शब्द का सर्वोत्तम रूप स्पष्ट करता है। कम्यून शब्द है उसका, अब देखिए कम्यून से ही एक तरह से मानिए कम्युनिटी बना है। ठीक है, तो कम्युनिटी मतलब होता है क्या, सामाजिक, सामूहिक। तो आंसर मारने दीजिए आंख मुने के। हमारा जैसा स्टूडेंट यही करता है, जब एग्जाम में जाते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इसी के तहत आंसर मारते हैं। ठीक है, ठीक है, जब देख लेते हैं मतलब कि यहाँ नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब मानिए इस बार 69 बीपीएससी जो हुआ था, सही से आंसर मारता तो अटैम्प्ट आता आपका 90 को 95 को। इतना हार्ड क्वेश्चन था कि उसमें से कट खोट के आता आपको 65 और 70 नंबर, तो कौन 110% रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, किसी का नहीं होगा इतना अटैम्प्ट कम में। जो आप आ रहा है 90 अटैम्प्ट, उसके पूछ के देखिए केहनो टैलेंटेड बच्चा है कितना मार्क्स आ रहा है। अगर वो बोल रहा है कि 90 में 88 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो झूठ बोल रहा है, सीधा बात है। ठीक है, केहनो टैलेंटेड क्यों नहीं था, क्वेश्चन का लेवल ही ये था कि गलती होता। इस स्थिति में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क किस आधार पर आप लेंगे। ऐसा ही ऑप्शन को छांट के, अब कह रहा स्पष्ट करता है तो पहले तो इसको छांट दीजिए, पहला कम तो ये कीजिए। अब 3 ऑप्शन बचा। ठीक है, अब ये देखिए कि कम्यून शब्द है, अब दिमाग लगाइए, कम्यून, कम्युनिटी। ठीक है, तो चलो राम भरोसे हिंदू होटल, सामूहिक रूप से खेती करने की पद्धति, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उद्यान लगाने की पद्धति, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यान लगाने की पद्धति, दोनों को काट दीजिए और सामूहिक रूप से खेती करने की पद्धति, इसका आंसर लगाइए, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम सेट कभी कभी कराएंगे ना, तो आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। ठीक है, बिना जाने क्वेश्चन को। चीन में बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में कम्यून प्रारंभ किए गए। कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिन्हें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। कम्यून समझ में आ गया आप। 4 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मानव विकास है भाग रहा रे करा निम्नलिखित में कौन संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ये तो पूछना भी नहीं पड़ना चाहिए आप लोग को, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी करता है। इसमें कोई कहीं दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं आना चाहिए। तो आपका एनसीईआरटी सीरीज आज जो है 11th क्लास ख़त्म होता है। पीडीएफ जो है 12th के बाद मिलेगा। कल से हम लोग 12th की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, फिर आप साइंस की तरफ मूव करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 11th का सफ़र कैसा रहा। सबसे लंबा सफ़र अभी तक चला है, 11th का सफ़र जो है सबसे लंबा रहा अभी तक। और कैसा लगा, मज़ा आता है नहीं आता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो जो क्वेश्चन पढ़ते थे आप लोग इकोनॉमिक्स का, और अब हम जो आपके एनसीईआरटी सीरीज कराए हैं इको का, ठीक है, ये कितना अंतर है। क्या लगता है कि यहाँ चीज़ नया सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं। बिल्कुल, अगर नया सीख रहे हैं तो बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, इसमें कमी नहीं कीजिए। ठीक है, अभी यही चीज़ जो है आपके चैनल को बचाएगा, यही चीज़ जो है आपके चैनल को बूस्ट करेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आप कमेंट कीजिए। एक बार देख लीजिए, दोबारा जब आप देखने आ रहे हैं तो दोबारा हम तो बोलते हैं कि 2 बार वीडियो कम से कम देखिए, कम से कम 2 बार देखिए। क्या दिक्कत है, हर दिन में आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जाके 50 रील्स देखिएगा वो लड़की सब का, डांस करने वाला का, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर टकरा गया इकोनॉमिक्स से इस लेवल का, तो आपकी घाम छुड़ा देगी, एक भी आंसर नहीं पार पाएंगे सही। लेकिन अगर इस क्लास को देख के जाते हैं, आप सर्च कर लीजिए, अच्छे यूट्यूबर कहीं भी देख लीजिए लेवल पे क्वेश्चन का, तो आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा अभी आपके लेवल पे। तो इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। फिर हम खुद एक स्टूडेंट है, अगर आप इसे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आपसे आशा करते हैं कि आप भी मेहनत करेंगे। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। ठीक है, ज़्यादा जो लोग कहते हैं लगा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा बात है, लगाते हैं बहुत लोग, तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए। चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। अभी जो है इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, रात में टेस्ट जो होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और एक चीज़ और प्लान किया, हम बता देते हैं कि 9th का करा दिए हैं, 10th का करा दिए हैं, 11th करा रहे हैं, 3 गो चैप्टर हो गया, 12th करा देंगे, सब हो जाएगा। सबका डेली टेस्ट भी हो रहा है। थोड़ा सा साउंड जा रहा है, बस 2 सेकंड टेंशन नहीं लेना है। 9th 10th 11th 12th खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स यही 4 किताब में है। इसके बाद टेस्ट डेली हो ही रहा, अब मेगा टेस्ट होगा इको का, मेगा।
और ये मेगा टेस्ट इकोनॉमिक्स का होगा, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन मान के रखिए मिनिमम, और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही रहेगा जो रह रहा। और ये 100 क्वेश्चन में जो लोग 80 प्लस ले आए, समझिए इकोनॉमिक्स आपके पंजे में है, ठीक है, कोई नहीं इसको बाहर कर सकता है। अब वो खाली आप कहते हैं कि बस आयोग रटा दीजिए, कमीशन रटा दीजिए, लॉजिक समझिए ना, लॉजिक। अब 12th में जाएंगे, ठीक है, तब देखेंगे कि माइक्रो और मिक्रो, ठीक है, वहाँ पे मुद्रा वाला जितना भी आप देखते हैं ना, सारा चीज़ वहाँ पे नज़र आएगा। तो अभी चीज़ जितना चीज़ नज़र आया है, एक सारा चीज़ बहुत अच्छा रहा, आप लोग समझे हैं। तो 12th को सिर्फ समझिए, और 12th समझने के बाद हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो है मेन एनसीईआरटी का वो समझ जाएंगे। फिर कुछ चीज़ बचेगा इको का, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण आता है, तो सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण को हर एग्जाम में हम लोग पढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छा से, बजट को अच्छा से, हो गया, इसी से क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स। इससे कुछ ज़्यादा आता है? कुछ नहीं ज़्यादा आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।